नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। किसी भी बुज़ुर्ग व्यक्ति के लिए उसके घर के आंगन में 2 घर बन जाएँ, वो उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और महाराष्ट्र में उठे सियासी भूचाल के बाद अब शरद पवार अपने आप को उसी जगह पे खड़ा देख रहे हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी का घर भी 2 हिस्सों में बँट गया है। अब सबकी नज़रें उनके चाचा और शरद पवार पर टिकी हुई हैं, जो आजकल बड़े व्यस्त थे। कुछ दिन पहले ही तीसरे मोर्चे की बैठकों में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और ये सोच के चल रहे थे कि वो मोदी सरकार को आउट कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपने ही घर से आउट होने वाले हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उनके भतीजे अजीत पवार ने चाचा को उस कहानी का किरदार बना दिया है जो कभी चाचा शरद पवार अपनी महफ़िलों में तंज कसने के लिए लोगों को सुनाया करते थे। अच्छा, शरद पवार को किस्से कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद भी है। ऑब्वियसली जो उम्र-दराज़ लोग होते हैं, उन्हें जीवन का अनुभव होता है और वो कहानियाँ सुनाते भी हैं। तो जब भी राजनीतिक महफ़िलें होती थी, उसमें उनकी एक कहानी ज़रूर वो सुनाया करते थे। किस्सा ज़रूर सुनाया करते थे। वो किस्सा कुछ इस तरीके से है कि एक्चुअली ये किस्सा ज़मींदारों के बारे में है, जिन्होंने अपनी अधिकांश ज़मीनें खो दी हैं और उन्हें अपनी हवेली को मेंटेन करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और पैसे उनके पास है नहीं और यूपी के ज़मींदारों से कांग्रेस पार्टी की तुलना करते हुए अक्सर वो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश के ज़मींदारों के पास बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी, किसी वक़्त में और भूमि हदबंदी कानून के कारण उनकी ज़मीनें कम होती गईं, हवेलियाँ किसी तरह बची रहीं, लेकिन उनकी देखभाल और मरम्मत के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो उनका रख-रखाव कर सकें। और जब ज़मींदार सुबह उठता है और अपने आस-पास हरा-भरा खेत देखता है, तो वो ये कहता है कि सारी ज़मीनें कभी उनकी थी, कभी ये सब उनका था, लेकिन अब उनका नहीं है। और खस्ता हाल हवेली बचाने में वो अपनी सारी ज़मीनें गँवा बैठे। अब देखिए, इस कहानी के किरदार किसी वक़्त में कुछ और थे, लेकिन आज शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने उन्हें इस कहानी का किरदार बना दिया है। अब कभी वो कहा करेंगे कि एनसीपी उनकी हुआ करती थी। हालाँकि अभी इसमें बहुत सारे पेच हैं, लेकिन हो सकता है ना कुछ भी, आप राजनीति में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, प्रधानमंत्री के खिलाफ शरद पवार ने थर्ड फ्रंट के जो टुकड़े थे, उनको जोड़ने के लिए काफ़ी कुछ किया। इधर उनके अ, होम स्टेट में ही उनकी राजनीति एकदम पटरी से उतर गई। इतना बड़ा उलटफेर हो गया। नेता विपक्ष अजित पवार, शिवसेना और भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। अब विपक्षियों की बैठकों की रणनीति बना रहे चाचा पवार को ये भनक भी नहीं लगी, कानो-कान उन्हें खबर नहीं लगी कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। अजीत के भाजपा में शामिल होने के बाद तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि पार्टी और चुनाव चिन्ह उनके साथ हैं। उन्होंने बल्कि ये कहा कि आई एम एनसीपी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि एनसीपी का क्या होगा, तो उन्होंने सीधे और शब्दों का प्रयोग किया कि आई एम एनसीपी। इस तरीके से अजीत पवार ने एनसीपी पे दावा ठोक दिया है। अच्छा, महाराष्ट्र विधानसभा में इस कार्यकाल में ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी करवट ली है पार्टी ने, राजनीति ने। पहले शिवसेना ने भाजपा के साथ गद्दारी की और बाद में उद्धव सरकार ने इसकी कीमत चुकाई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। एनसीपी विपक्ष में रही,
एक बार फिर उलटफेर के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजित पवार शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उनके साथ एनसीपी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले छगन भुजबल भी सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है और पवार ने यह भी कहा है कि एनसीपी के तौर पे महाराष्ट्र की सरकार को अपना समर्थन दिया है। अजीत पवार और छगन भुजबल के साथ पार्टी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल भी हैं। आपको याद होगा, प्रफुल्ल पटेल को कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने अपनी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। उधर डिप्टी सीएम अजित पवार ने ये दावा किया है कि पूरी एनसीपी उनके साथ है, यानी कि पूरी पार्टी उनके होल्ड में है और वह एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर अगला चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इससे कई दूसरे दलों पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अजित पवार के इस फैसले से पार्टी चीफ शरद पवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। कल तक जो विपक्ष की बैठकों में बहुत सिर उठा करके भाग ले रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि उन्होंने अपनी बेटी और उसके लिए ग्राउंड बना दिया है। अब वो फ्री हैं, अब वो इधर-उधर अपनी जो विपक्षी एकता की बैठकें हैं उनमें अच्छे से हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन उनके पैरों तले से अजित पवार ने एकदम कालीन खींच लिया और वो औंधे मुँह गिरे हैं। एनसीपी के 54 विधायकों में से करीब-करीब 35 विधायकों का समर्थन अजित पवार को मिला हुआ है और इसके अलावा एनसीपी के 6 पार्षद और 3 सांसद भी अजित पवार को समर्थन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का दावा है कि 54 में से 40 विधायकों राज्य सरकार का समर्थन मिल जाएगा, यानी कि वो राज्य सरकार का समर्थन हासिल कर रहे हैं। पिछले माह ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया था। पार्टी की 25वीं वर्षगांठ पे ये घोषणा हुई थी और शरद पवार ने इसकी घोषणा की तो उनके भतीजे और पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ एक विरोध की जमीन तैयार कर ली थी। चाचा ने उनके सामने ही सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना करके उन्हें एक बड़ा झटका दिया। तो अंदर ही अंदर अजित पवार इस अपमान के घूंट को पिए बैठे हुए थे और फिर उन्होंने एक बड़ा झटका दिया अपने चाचा को। दरअसल पवार अपनी बेटी को राजनीतिक विरासत धीरे-धीरे सौंपने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अजित पवार के पावर प्ले से शरद पवार एकदम डगमगा गए हैं। जिस तरीके से शरद पवार के कदमों तले से कालीन खींच लिया है अजित पवार ने, वो ऐसे गिरे हैं कि अभी उठ नहीं पा रहे हैं। पवार ने, मैं आपको बता दूं कि 1999 में इस पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी स्थापना की भी बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन फिर कभी आपको बताऊंगी। ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन में ही वो कहानी कहनी पड़ जाए। खैर, मई में पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पवार ने जो एक नौटंकी की, जिसका पार्टी के सदस्यों के साथ-साथ दूसरे राजनीतिक नेताओं ने भी विरोध किया था, इसके बाद सुप्रिया सुले को आगे लाया गया। लेकिन अजीत के फैसले ने चाचा शरद पवार की सारी रणनीतियां फेल कर दी। अब आप ये जान लीजिए कि इसका बहुत बड़ा असर कई पार्टीज पे होने वाला है और ये जो विपक्षी एकता के आजकल हल्ले मच रहे थे ना कुछ दिन पहले तक, वो शोर अब खत्म हो जाएगा। अजीत पवार की इस बगावत को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए राहत और विपक्षी दलों की एकता के लिए एक बड़ा झटका, एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। विपक्षी दल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने की प्रोसेस में है और शरद पवार को इस महागठबंधन का सूत्रधार माना जा रहा है। ऐसे में शिवसेना और एनसीपी अब एनसीपी के एक-एक गुट के अलग
होने के बाद विपक्षी एकता पे ज़रूर इसका असर पड़ेगा और इससे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की ताकत काफ़ी बड़ी हो जाएगी। दरअसल मैं आपको बता दूँ कि कई महीनों से शरद पवार और अजीत पवार के बीच में डिफरेंसेस जो है वो बढ़ रहे थे। खाई जो है वो बढ़ती जा रही थी। सुप्रिया सुले को आगे लाने के निर्णय ने ऐसा जख्म दे दिया कि जो पहले से दर्द थे, जख्म थे, उन पे सुप्रिया सुले को आगे लाने के जो निर्णय था ना, उसने नमक का काम किया। इससे अजीत और बीजेपी के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ गईं। सारी अटकलों पे विराम लगाते हुए 63 वर्षीय अजीत पवार ने बीजेपी के साथ आकर के महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ एनसीपी 8 नेताओं को भी शिवसेना बीजेपी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने शपथ ले ली है। इसमें छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, धर्मराव अत्राम, अनिल पाटिल और संजय बनसोड़े शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजित पवार और दूसरी एनसीपी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि अब डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की हो गई है। अब राज्य विकास की राह पे तेजी से आगे बढ़ेगा और हमारे पास एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। इससे राज्य का तेजी से विकास होगा। महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी की खूब सराहना की है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 9 सालों में देश को बहुत कुछ मिला है, बहुत अच्छे तरीके से शासन चल रहा है और पीएम ने देश दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। इसके बावजूद पीएम को हराने के लिए आज सभी विपक्षी दल निजी स्वार्थों में आगे आ रहे हैं। उनकी इस बैठक में कुछ आउटपुट निकल के नहीं आता है। अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं, तो हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। यानी कि ये कह कर के उन्होंने विपक्षी एकता का जो एक शोर मचा हुआ था, उसकी हवा निकाल दी है। एक और बात है, महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखे एक पत्र में अजीत पवार ने 40 से अधिक एनसीपी विधायकों और विधान परिषद के 6 सदस्यों के समर्थन का दावा किया है। एनसीपी के पास 53 विधायक हैं और अजीत पवार ने शपथ लेने के बाद ये कहा कि एनसीपी के सभी विधायक उनके साथ हैं और वे एनसीपी के नाम पे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और पवार ने खुद को असली एनसीपी करार देते हुए पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उस पे भी दावा ठोक दिया है। अब ये सब जब हो गया तब शरद पवार निकलते हैं, रैली करते हैं सतारा में और वहाँ पर ये कहते हैं कि 5 तारीख को एक बड़ा फैसला करेंगे और आगे की रणनीति पे वो घोषणा करेंगे। लेकिन जो तस्वीर दोस्तों बन रही है, उस तस्वीर में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दिख रहा है तो केवल और केवल महाराष्ट्र में मोदी और शाह का चेहरा। यानी कि जो मेहनत बीजेपी इतने दिनों से कर रही थी, वो अब दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और अब ये एक ऐसा उलटफेर हुआ है जिससे कांग्रेस को भी झटका लगा है और कांग्रेस को झटका लगने का मतलब कि जो विपक्ष की बैठकें हो रही थी, उस पे भी उन्हें दोबारा सोचना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष को इकट्ठा करने का जो एक सबसे पहले
बात सामने आई थी, एक विचार सामने आया था, वो शरद पवार की ओर से आया था और चूँकि वो 82 साल के हैं, तो सबको उनकी बात में दम लगा और उन्हीं की से के बाद सब पार्टियाँ पटना में इकट्ठा हुई थी। और ये बात अलग है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका सेहरा अपने सिर पे ले रहे हैं, लेकिन ये सेहरा वो कितने दिन बचा पाते हैं और बीजेपी का जो अगला ऑपरेशन है, वो कहीं बिहार की तरफ ना हो, ये उन्हें देखना होगा। और महाराष्ट्र की ये जो उलटफेर हुआ है 2 दिन पहले, इसके तरह से ही बिहार की भूमि पर भी कुछ ऐसा ना हो, वो इसका भी ख़्याल रखें। तो दोस्तों, बहुत सारे इस समय पार्टीज़ में विचार आ रहे हैं। बहुत सारी पार्टियाँ शरद पवार को सपोर्ट करने के लिए फ़ोन कर रही हैं। सोनिया गांधी ने फ़ोन किया है, ममता दीदी ने फ़ोन किया है और राहुल गांधी ने भी फ़ोन किया है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन ये सब एक यूँ कहिए कि एक दिखावटी सा समर्थन है, लेकिन जब शरद पवार के हाथ में कुछ होगा ही नहीं, तो समर्थन उनको किस चीज़ का मिलेगा? तो आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। आपने पूरा वीडियो दोस्तों देखा। मैं चाहूँगी कि इस पे आप अपनी राय ज़रूर दें मेरे कमेंट सेक्शन में, और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।